सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज डिज़ाइन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा यूनिट है और आप अगर ऑब्जर्व करो ना तो ये यूनिट में कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, और वही मैंने इधर कंसिडर किया है। आपको पूरा यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज़ एक्चुअली। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का वीडियो कल आएगा शाम में, क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है तो मैं सवेरे मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का। ठीक है, सो यूनिट 3 का वीडियो कल आएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। गाइस देखो, सिंपल सा ऑब्जर्व करो, व्हाट इज अ डिज़ाइन। डिज़ाइन इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट। डिज़ाइन इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट और अ स्ट्रक्चर। मतलब फॉर एग्जांपल, आप कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक पेन पेपर उठाओगे, एक पेन पेपर उठाओगे। देखो, मैं आपको बोलता हूं डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपने क्या किया, मेरी तरह एक पेन पेपर उठाया, मेरा पेपर ये रहा, आपका पेपर है और मेरी पेन ये रही। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम लिस्ट डाउन करेंगे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, मैं डेटाबेस के लिए यूज़ करूंगा मोंगोडीबी, फिर फॉर बैकएंड आई यूज़ मे बी नोड, आई यूज़ नोड प्लस फायरबेस करेक्ट। फॉर फ्रंट एंड आई यूज़ रिएक्ट, फ्रॉम फ्रंट एंड आई यूज़ रिएक्ट। और एपीआई आई यूज़ सम एपीआईज। ठीक है, अब फिर इसका मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कि अच्छा मेरा डेटाबेस यहाँ रहेगा, यहाँ मेरा बैकएंड सर्वर रहेगा या बैकएंड रहेगा, यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड रहेगा जिसमें यूआई रहेगा। यूज़र यहाँ से यहाँ इंटरेक्ट करेगा, फिर ये बैकएंड से इंटरेक्ट करेगा, बैकएंड डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस भी बैकएंड से इंटरेक्ट कर सकता है। फिर जो आउटपुट आएगा वो यहाँ से बैकएंड से फ्रंट एंड पे जाएगा और फ्रंट एंड यूज़र को दिखाएगा। सो एवरीथिंग, ये सब जो आप कर रहे हो ना, दिस इज नोन एज डिजाइन, और देखो, हम सब्जेक्ट जो हमारा है एसई का, मैं आपको उल्टा पढ़ा रहा हूं। उल्टा क्यों पढ़ा रहा हूं, उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि देखो, आपका पेपर, पहले तो आपका पेपर बहुत ही बड़ा है। ठीक है, बहुत ही हेक्टिक सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो आपको मैं अगर स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा ना कि अच्छा पहले हम एस्टिमेशन परफॉर्म करते हैं, हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं, फिर आई डिज़ाइन द प्रोजेक्ट, then I do the change management and everything, and after that once I get the final product I perform testing on it। ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज यू हैव नेवर बिल्ट अ सॉफ्टवेयर। करेक्ट, इसलिए मैं आपको उल्टा पढ़ा रहा हूं। अब देखो, अब आप इसको रिलेट कर पाओगे कि अच्छा मैंने ये बना लिया है, फिर मैं इस पे चेंजेस परफॉर्म करता हूं, तो अच्छा चेंजेस मेरे को मैनेज करने पड़ते हैं यूजिंग एससीएम एंड एससीएम रेपोजिटरी, याद आ रहा होगा। फिर जब ये पूरा प्रोडक्ट बन जाता होगा जो मेरा ब्लूप्रिंट है, तो उस पर हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको ये उल्टा पढ़ा रहा हूँ। तो आपको समझ आया होगा डिज़ाइन क्या होता है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एनालिसिस मॉडल इनटू अ डिजाइन मॉडल। मतलब आपने अपने दिमाग में कुछ एनालिसिस किया है कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा कुछ बनेगा, अब उसको पेन पेपर पे लाना, उसको डॉक्यूमेंट करना इज नोन एज डिजाइनिंग प्रोसेस। करेक्ट। दूसरा क्या है, द आर्किटेक्चर डिजाइन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन मेजर स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। मेजर स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या है, ये देखो, ये क्या है, हमारा यूआई है और फ्रंट एंड, दिस इज फ्रंट एंड, दिस इज बैक एंड एंड दिस इज डीबी। ये सब क्या है, मेजर स्ट्रक्चरल यूनिट्स है, और इनके बीच में जो रिलेशन है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, हम डिजाइन के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। एंड डिजाइन पैटर्न्स कैन बी यूज टू अचीव रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड बाय द सिस्टम। अब इससे क्या होगा, जब आप ये डिफाइन कर लोगे तो आपको आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटिक समझ आने लगे। अच्छा, इसको ऐसे कनेक्ट कराना पड़ेगा तो ये ऐसे वर्क करेगा। ओके, मैं फ्रंट एंड को जब बैकएंड से कनेक्ट कराऊंगा, इधर एजाक्स से रिक्वेस्ट डालूंगा तो उधर बैकएंड प्रोसेस करेगा, बैकएंड फिर डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। ये सब चीजें, थोड़ा फास्ट बोल गया मैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उतना विजुअलाइज कर पा रहे होगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किस पे, डिजाइन प्रोसेस पे। देखो, हमें डिजाइन पता चल गया, व्हाट इज अ डिजाइन, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन। नाउ कम्स द डिजाइन प्रोसेस। अब प्रोसेस कैसा होता है आपको पता है। आप क्या करोगे, टीम के साथ बैठोगे, मान लो आप 4 लोग की टीम हो। ठीक है, आपने उसमें से एक असाइन किया डेवलपर, एक असाइन किया टेस्टर, एक आपने असाइन किया मान लो सुपरवाइजर, एक आपने असाइन किया डेवलपर के साथ डीबी इंजीनियर। ठीक है, डेवलपर के साथ वाले कौन, एक डीबी इंजीनियर। तो अब इसमें आप क्या करोगे, आप पूरा प्रोसेस डिफाइन करोगे। यू विल डिफाइन द स्टेक होल्डर्स, यू विल डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स, यू विल डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड everything which you are doing is known as design process, and this process is totally iterative.
दिस प्रोसेस इज टोटली आइटरेटिव, मतलब बारी बारी करना पड़ता है। आप एक साथ पूरा डिजाइन प्रोसेस करके कभी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं करा सकते हो, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द रिक्वायरमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू द ब्लूप्रिंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब आपने सब कुछ सोच लिया, टीम के साथ बैठे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, सब कुछ किया, फिर उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया। आप कैम में देखो, मेरी तरफ देखो, ठीक है, स्क्रीन पे मत देखो, मेरी तरफ देखो। आपने क्या किया, पूरा सॉफ्टवेयर विजुअलाइज किया, एवरीथिंग डिसाइड किया, अब फिर आपने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बना लिया। आपने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, ठीक है। अब इस ब्लूप्रिंट का आप आगे यूज कर सकते हो, है ना, और भी चीजें करने के लिए। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं? आप ऐसा समझ लो कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूं। आपकी ह्यूमन बॉडी है ना, आप उसका स्केलेटन सिस्टम डिफाइन करते हो डिजाइन प्रोसेस में। आप उसका क्या डिफाइन करते हो, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि बोन्स ऐसे अरेंज हैं, अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हाथ ऐसे उठेगा, पैर ऐसे उठेगा, एवरीथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज डिजाइन प्रोसेस। Throughout the software design process, the quality of the software is assessed by considering certain characteristics of the software design. मतलब जब आप प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओगे ना, तो यू कैन असेस द क्वालिटी, मतलब यू कैन एनालाइज द क्वालिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे जैसे आप इसमें प्रोग्रेस करोगे, यू कैन एनालाइज द क्वालिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, तो उसके कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। तो वो हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे यार भैया इसका काम क्या है, क्यों पढ़ूं मैं? देखो, जब आपको पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर होना कैसा चाहिए, बनना कैसा चाहिए, दिखना कैसा चाहिए, तो आप बोलोगे कि आप अपने हिसाब से तो अच्छा सॉफ्टवेयर बना दोगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से कभी बनाना ही नहीं है। आपको अपने हिसाब से कभी बनाना ही नहीं है। यू आर ऑलवेज द डेवलपर हियर, यू आर ऑलवेज द डेवलपर। डेवलपर का काम क्या है, आपको रिक्वायरमेंट्स मैंने इनपुट में दिया, तो यू हैव टू गिव द आउटपुट ऑफ दैट, यू हैव टू गिव द आउटपुट ऑफ दैट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, इट डजंट मैटर देयर। यूजर को क्या पसंद है, स्टेक होल्डर को क्या पसंद है, दैट मैटर्स हियर, करेक्ट। सो वी डिफाइन सॉफ्टवेयर क्वालिटी गाइडलाइंस एंड एट्रीब्यूट्स। पढ़ते हैं, क्वालिटी गाइडलाइंस क्या होती है। ईच कंपोनेंट ऑफ डिजाइन शुड पोजेस गुड डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखो, ईच कंपोनेंट ऑफ डिजाइन शुड पोजेस गुड डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ भी नहीं बनाना है यार कि कुछ भी कर दिया, कुछ भी नहीं बना देना है। मतलब आपका डिजाइन जो ओवरऑल है, आपका जो डिजाइन है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे C1 C2, ये प्रॉपरली डिजाइन होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए, प्रॉपरली डिजाइन होने चाहिए। क्लियर? सॉरी, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन शुड बी इवोल्यूशनरी। अब देखो, ये इवोल्यूशनरी वर्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। इवोल्यूशनरी मतलब आप इसको आगे भी इवॉल्व करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अटेंडेंस ऐप बनाया, क्या बनाया, आपने एक अटेंडेंस ऐप बनाया, ठीक है, उसका आपने डिजाइन बनाया, ठीक है। अब आपका डिजाइन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा बना दिया तो अब आपको ऐसे ही बनाना है। समझ रहे हो? जैसे आपने पिंक कलर डिफाइन कर दिया कि आपके अटेंडेंस का पिंक कलर होगा, पिंक कलर पैलेट होगा। अब उसमें शेड्स होते हैं, कलर पैलेट बोल रहा हूं, ध्यान रखना, कलर पैलेट, shades are there, correct. Then you define the width and height and everything, you define the dimensions of the boxes, you define the fields. This should be totally dynamic, this should be totally dynamic. ये पूरी तरह से डायनामिक होना चाहिए। आप चाहो तो कभी भी इसको हटाओ, कुछ चीजें हटाओ, कुछ चीजें ऐड करो, मतलब इवोल्यूशन शुड बी अलाउड, आप इवॉल्व करा सकते हो, करेक्ट। द डिजाइन शुड बी मॉड्यूलर, मतलब आपका डिजाइन मॉड्यूल्स में बटा रहना चाहिए, आपका डिजाइन मॉड्यूल्स में बटा रहना चाहिए। अब मॉड्यूल्स में बटे रहने का रीजन क्या है, आगे वो हम पढ़ेंगे, अभी नहीं बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आप मान लो ये आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर आप इस पूरे को एक साथ डिजाइन करोगे ना, तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। लेकिन एक स्मार्ट डेवलपर आए, ही सेज मैं उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, और उन 5 पार्ट्स को वो अच्छे से डिजाइन करेगा, इंडिविजुअली डिजाइन करेगा, फिर उनको साथ में कनेक्ट करेगा, तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनके रेडी हो जाएगा, करेक्ट। अ डिजाइन शुड यूज अ नोटेशन दैट मस्ट लीड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। एक कॉमन नोटेशन, मतलब आप कोई भी वर्डिंग्स यूज नहीं कर सकते अपने डिजाइन में, कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डिफाइन करो कि अच्छा मैं ये चीजें बोलूंगा, ये बातें करूंगा, ऐसे वेरिएबल्स के नाम होंगे, ऐसे फ्रेमवर्क्स के नाम होंगे, सॉरी ऐसे फंक्शंस के नाम होंगे, ऐसे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स इन सब के नाम होंगे, कुछ भी नहीं कि वॉइड हेलो, वॉइड FUNC, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट।
You have to define proper standards and then it should be built. Correct? Everything should be clean and clear. सब कुछ अच्छा होना चाहिए. Everything should be clean and clear. Everything should be, मैं बोलता हूँ everything should be shampoo. ठीक है. A design should represent independent functional characteristics. मतलब एक डिजाइन है ना, उसमें जो इंडिपेंडेंट फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब दिखनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने 2 फंक्शंस बनाए, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 फंक्शंस बनाए. ठीक है, इसमें से ये 2 इंडिविजुअल हैं और ये 2 डिपेंडेंट हैं, ये 2 डिपेंडेंट हैं और ये 2 इंडिविजुअल हैं. तो ये प्रॉपरली डिपिक्ट होने चाहिए वहां पे. ठीक है, खिचड़ी नहीं पका देनी है, ऐसा याद रखो बस. दैट्स इट. ठीक है, अब आगे आते हैं किसमें, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में. ठीक है गाइस, देखो जो ऊपर वाले जो गाइडलाइंस है ना, दोज आर गाइडलाइंस. एट्रीब्यूट्स आर द वैल्यूज. यू कैन से एट्रीब्यूट्स आर द वैल्यूज और द पैरामीटर्स. करेक्ट, आई कैन से हियर पैरामीटर्स. टोटल 5 होते हैं. फर्ब्स बोलते हैं जिसको, फर्ब्स. फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी. ठीक है, देखो मैं आपको फंक्शनैलिटी बता देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया उसकी फंक्शनैलिटी, जो बेसलाइन फंक्शनैलिटी होती है वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए. ठीक है, वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए. एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली वर्किंग, एवरीथिंग शुड बी वेरी मॉड्यूलर. करेक्ट, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं. हर चीज के लिए नहीं चलना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर. जो चीज के लिए बना है चलने के लिए चलना, किसी चीज के लिए चलना मतलब हर टाइप के इनपुट के लिए वो नहीं चलना चाहिए. आपका इनपुट स्टैंडर्ड भी डिफाइन होना चाहिए कि आप इस टाइप का इनपुट दोगे तभी मेरा सॉफ्टवेयर चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा. इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, अटैक से बच पाओगे आप. किसी भी तरह का इनपुट दोगे, कुछ भी आउटपुट आएगा तो एनीवन कैन एक्सेस एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर सिस्टम. समझ रहे हो? इसीलिए आपका ओटीपी 4, यूजुअली कोई भी कंपनी मान लो ओटीपी सेंड करती है तो उनका 4 लेटर का स्टैंडर्ड होता है ना. अगर किसी भी टाइप का ओटीपी चलेगा तो इस कंपनी का ओटीपी दूसरे कंपनी को भी वर्क कर जाएगा. दे कैन इजिली अंडरस्टैंड द नेचर, दे कैन इजिली अंडरस्टैंड द वर्किंग. प्रॉब्लम है फिर. करेक्ट. नेक्स्ट कम्स द यूजेबिलिटी. प्रॉपरली यूजेबल होना चाहिए क्रॉस प्लेटफॉर्म. इधर उधर जहां भी मैं यूज करना चाहूं आपका एप्लीकेशन में, वहां यूज कर सकता हूं. देखो यहाँ पे टोटल 2 फैक्टर्स मैटर करते हैं. एक होता है ह्यूमन फैक्टर और एक होता है ओवरऑल एस्थेटिक्स. ह्यूमन फैक्टर मतलब किसी भी टाइप का ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन है विच इज विजुअली इंपेयर्ड, करेक्ट, वन इज हियरिंग इंपेयर्ड, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, तीनों प्रॉपरली यूज कर पाने चाहिए आपका सॉफ्टवेयर. ठीक है, इन तीनों के लिए उनका एक्सेसिंग पावर डिफरेंट है, इसलिए उनके एक्सेसिंग पावर के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन होना चाहिए. देन ओवरऑल एस्थेटिक्स. ओवरऑल एस्थेटिक्स मतलब समझ लो ओवरऑल लुक ऑफ योर सॉफ्टवेयर, वो बहुत ही इको फ्रेंडली होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलता हूँ, आपने अपने पप्पू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी है, आपने अपने पप्पू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. आप एग्जाम फॉर्म भरने जाओ तो आपको पहली बार तो समझ ही नहीं आएगा, पहली बार तो आपको समझ ही नहीं आएगा. वही एक दूसरे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है विच इज वेरी क्लियर, विच इज वेरी क्लियर. फील्ड्स हैं प्रॉपर कि यहाँ क्लिक किया तो एग्जाम फॉर्म पे, यहाँ क्लिक किया तो एडमिशन पे, यहाँ क्लिक किया तो फीस पे, ऐसा कुछ. सो दिस इज वेरी एस्थेटिक, इट इज वेरी बेटर. करेक्ट. नाउ कम्स द रिलायबिलिटी. नाउ कम्स द रिलायबिलिटी मतलब कितना रिलायबल है आपका सॉफ्टवेयर, फेलियर से कितना बेटर परफॉर्म कर सकता है, आउटपुट रिजल्ट में कितनी एक्यूरेसी है, मीन टाइम ऑफ फेलियर. मीन टाइम ऑफ फेलियर मतलब मीन टाइम ऑफ फेलियर आप ऐसा बोल सकते हो कि फेल हुआ फिर रिकवर कितना हो रहा है या कितना देर तक वो फेल रह रहा है, वो कम होना मीन टाइम. ठीक है, रिकवरी फ्रॉम फेलियर मतलब फेलियर से कितना जल्दी रिकवर कर पा रहा है. ठीक है, नाउ कम्स द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस समझाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाता हूं. परफॉर्मेंस आपको पता ही है, अब परफॉर्मेंस में आपको नहीं समझा रहा. सपोर्टेबिलिटी. सपोर्टेबिलिटी आई कैन से मेंटेनेबिलिटी एज वेल. ये देखो, इट इज एबिलिटी टू अडेप्ट द एनहांसमेंट्स और चेंजेस मेड इन द सॉफ्टवेयर. मतलब आपका सॉफ्टवेयर आपने बनाया, ठीक है, आपने आपका सॉफ्टवेयर एक बनाया, उसमें आपने कुछ चेंजेस की, तो वो अडेप्ट करने की कैपेबिलिटीज उसमें होनी चाहिए. इट शुड सपोर्ट दैट चेंजेस इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग. ठीक है, इट शुड सपोर्ट दैट चेंजेस इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग. ठीक है, अब इसमें आप 3 तरीके से इसको मेजर कर सकते हो, एक्सटेंसिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी. ठीक है, ये तीनों आपको समझ आए होंगे. एक्सटेंसिबिलिटी मतलब किस एक्सटेंट तक वो सपोर्ट करता है, किस एक्सटेंट तक सपोर्ट करता है. अडेप्टेबिलिटी मतलब कितना अच्छा अडेप्ट कर सकता है उन चेंजेस को, कितना अच्छा उन चेंजेस को वो अडेप्ट कर सकता है. एंड सर्विसिबिलिटी मतलब अगर वो चेंजेस आए
तो वो खुद को ऐसे सर्विस करे कि वो और बेटर परफॉर्म करे इंक्लूडिंग दोस चेंजेस। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, डिजाइन कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं हम किस पे, डिजाइन कॉन्सेप्ट। देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डिजाइन के, ठीक है, जो हमें समझने की जरूरत है। पहला तो है एब्स्ट्रैक्शन। पहला तो है एब्स्ट्रैक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एब्स्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। देखो एब्स्ट्रैक्शन दो टाइप का होता है, लो लेवल और हाई लेवल। पहले तो आप एब्स्ट्रैक्शन समझ लो होता क्या है, ठीक है। नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल पे अब अगेन आएंगे। देखो गाइस, मेरे को कमेंट आया था कि आप टेक्निकल एग्जाम्पल पे ही स्टिक रहिए, लेकिन अगर मैं टेक्निकल पे ही स्टिक रहूंगा तो फिर मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हर कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं समझ सकता है। उनको नेचुरल लाइफ, नेचुरल से ज़्यादा समझ आता है, इसलिए मैं नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन आप समझो, आप एटीएम गए, ठीक है, आप बैंक गए, एटीएम से पैसा निकाला, ठीक है, आपने कार्ड डाला, कुछ एंटर किया, आपका पैसा आया, ठीक है। आपको किससे मतलब रहा, इनपुट से और आउटपुट से। क्या आपको ये पता है कि अंदर कैसे वर्क कर रहा है, पैसा कैसे काउंट हो रहा है, पैसा कैसे आ रहा है उधर, कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है कि वो आपका पिन चेक कर पा रहा है, कितना पैसा है आपके अकाउंट में, वो सब चेक कर पा रहा है? आपको नहीं पता है ना। दिस इज व्हाट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, वेयर वी हाइड द मेन फीचर्स ऑफ द सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। मतलब मेन फीचर्स क्या हैं, कोई भी एटीएम के, पैसा निकाल के देना, पैसे को काउंट करना, आपके अकाउंट को चेक करना, आपके पिन को वेरीफाई करना, ये सब उसके मेन फीचर्स हैं। ये यूजर से छुपे हुए रहते हैं, उन यूजर को नहीं पता चलता कि अंदर क्या चल रहा है। उसको मतलब है इनपुट से और आउटपुट से, दैट्स इट, खत्म। अब ये दो टाइप के हैं, लो लेवल और हाई लेवल। अगर लो लेवल ऐसा है जिसमें आप कुछ कुछ चीजें बता देते हो, लो लेवल में कैसा है, आप कुछ कुछ चीजें बता देते हो। हाई लेवल में कैसा है, आप कुछ भी नहीं बताते। करेक्ट। नेक्स्ट कम्स द आर्किटेक्चर। नेक्स्ट कम्स द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। देखो ये डिजाइन कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल डिजाइन को ना, समझ लो, एक्सप्लेन करते हैं। ओवरऑल डिजाइन जो आप बना रहे हो ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा हेडेक है आपके लिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्किटेक्चर पे आते हैं। देखो इसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे डेटाबेस और फ्रेमवर्क्स, एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर आर्किटेक्चर यहाँ पे लिस्ट होती है, ठीक है। वन गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन इज टू डिराइव एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ सिस्टम। जब आप डिजाइन प्रोसेस कर रहे हो ना, तो यूजुअली यू आर बिल्डिंग एन आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जब आप पेन पेपर लेके बैठ रहे हो ना, तो एक्चुअल में आप एक आर्किटेक्चर बना रहे हो कि ऐसे डेटा फ्लो करना है या ऐसे चीजें वर्क करनी है। नेक्स्ट कम्स द पैटर्न। नेक्स्ट कम्स द पैटर्न, एक बार पढ़ो। इट इज अ नेम्ड नगेट ऑफ इनसाइट विच कन्वेज द एसेंस ऑफ प्रूवन सॉल्यूशन टू अ रेकरिंग प्रॉब्लम विद इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। देखो पैटर्न्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम बोल लो, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसमें ऐसी कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसकी मदद से आप उससे सॉल्यूशन डिराइव करा सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब उसमें लॉगिन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तब उसमें ऐसी क्या चीज एग्जिस्ट करेगी, ऐसा क्या पैटर्न्स एग्जिस्ट करेंगे जिससे आपको पता चले कि ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है। एरर्स, लाइन नंबर पे एरर, इस लाइन पे अगर एरर दे रहा है, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा, अरे ये लाइन पे एरर है, तो आपको ये एक पैटर्न मिला, आपको ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली कि मैं उस लाइन पे जाऊं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। करेक्ट, दिस इज व्हाट इज नोन एज पैटर्न्स। समझा? इट डिस्क्राइब द डिजाइन स्ट्रक्चर दैट सॉल्व्स द डिजाइन प्रॉब्लम विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। अब इस पैटर्न को अगर आप डिजाइन से रिलेट कराओ, अगर आपके डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें एक कुछ पैटर्न होगा, एक कुछ वैल्यूएबल नगेट होगा, एक वैल्यूएबल चीज होगी जिससे आप सॉल्यूशन डिराइव करा सकते हो। करेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट मॉड्यूलैरिटी। देखो मॉड्यूलैरिटी कैसी चीज है ना, मैं आपको इधर बताता हूं। ये देखो, आपका ये पूरा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ये पूरा क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इस पूरे सॉफ्टवेयर को ना पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लेते हो इनटू मॉड्यूल्स, M1, M2, M3, M4 एंड M5, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स। अब आप बोलोगे डिजाइन में कैसे मॉड्यूल्स है? मैंने आपको बताया था ना कि एक अच्छा डेवलपर होता है, वो आपके पूरे सॉफ्टवेयर को पूरा पढ़ेगा, आपके रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेगा, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को ऐसे 5 फिंगर्स पे डिवाइड कर लेगा
और उन सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 5 डिजाइन पैटर्न्स बना के देगा, 5 डिजाइन आपको बना के देगा, ठीक है, और फिर उन डिजाइन्स को इंटीग्रेट करा के भी देगा। इन डिजाइन्स को 5 तरीके के डिजाइन्स को बनाने को ही बोलते हैं हम क्या, मॉड्यूलैरिटी, या मॉड्यूल्स वो बिल्ड करता है और फिर मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कराता है। करेक्ट। अब देखो इसमें 5 क्राइटेरिया होते हैं फॉर एन इफेक्टिव मॉड्यूलर सिस्टम। एक होता है मॉड्यूलर डिकम्पोजिबिलिटी, मतलब मान लो आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर है, मान लो आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर है, उस पूरे सॉफ्टवेयर को आप ब्रेक कर सकते हो, उस पूरे सॉफ्टवेयर को आप ब्रेक कर सकते हो इनटू स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स विच आर नोन एज मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूलर कंपोजिबिलिटी क्या है, जस्ट उसका उल्टा, आप सारे मॉड्यूल्स का अगर आप एक साथ इकट्ठा कराओ ना तो वो आपका सॉफ्टवेयर बन जाना चाहिए, ठीक है, एक कोई भी मॉड्यूल सेपरेट नहीं दिखना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट कम्स मॉड्यूलर अंडरस्टैंडेबिलिटी। जब आप इंटीग्रेट करा रहे हो ना तो आपको मॉड्यूल्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, या सिस्टम को मॉड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप मॉड्यूल्स में ब्रेक करोगे ना फिर उसको इंटीग्रेट कराने में आपको आसान पड़ेगा। एंड नेक्स्ट कम्स मॉड्यूलर कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस मॉड्यूल्स बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक मॉड्यूल कुछ काम कर रहा है, एक मॉड्यूल कुछ काम कर रहा है, साथ में वर्क करना चाहिए कोलैबोरेटिवली। ये काम कर रहा है तो ये काम कर रहा है, तो दोनों आपस में लिंक्ड हैं, दोनों आपस में क्या हैं, लिंक्ड हैं। नेक्स्ट कम्स मॉड्यूल प्रोटेक्शन। अगर मैंने इस मॉड्यूल पे कुछ चेंज किया, इस मॉड्यूल पे कुछ चेंज किया, कुछ इफेक्ट आया, तो इस मॉड्यूल पे वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। पता चला कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, यहाँ पे कुछ एरर आया, यहाँ भी एरर आ गया, फिर यहाँ से ऊपर वाले पे भी एरर आ गया, उससे ऊपर वाले पे भी एरर आ गया, फिर प्रॉब्लम है, फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर ही फेल हो जाएगा। करेक्ट। आगे आते हैं किस पे, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। The modules of the large program must be specified and designed properly so that the information present within a module should be available to other modules. मतलब should not be available, मतलब आपका मॉड्यूल कुछ डेटा प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो आपका एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपने 2 मॉड्यूल्स बनाए, ठीक है। एक है जो एपीआई की एंड एवरीथिंग हैंडल कर रहा है, सिक्योरिटी वाली चीज़ हैंडल कर रहा है, और एक है जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एपीआई की वाला है ना, ये जो एपीआई की वाला है, इसको इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए उसकी। क्यों नहीं जानी चाहिए, क्यों नहीं जानी चाहिए, इसका एक रीज़न है। देखो जब आपका अटैकर आया, फॉर एग्जांपल एक अटैकर आया, ठीक है, वो इसको एक्सेस किया, तो अगर उसने इसको एक्सेस किया ना तो वो इसको भी एक्सेस कर पाएगा अगर इसका इन्फॉर्मेशन इसको जा रहा है तो। मतलब सिक्योरिटी वाला इन्फॉर्मेशन अगर दूसरे मॉड्यूल्स को भी चला गया फिर तो बहुत प्रॉब्लम है ना। इसलिए सारे मॉड्यूल्स आपस में इंडिपेंडेंटली अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करके यूज करना चाहिए, इंटरचेंज नहीं कर सकते वो, ठीक है। यही तो मॉड्यूलैरिटी ब्रेक कर देगा ना, फिर क्या फायदा मॉड्यूल्स बनाने का जब साथ में ही चल रहा है तो। करेक्ट। नेक्स्ट कम्स फंक्शन इंडिपेंडेंस। ये 3 चीज से रिलेटेड है, मॉड्यूलैरिटी, एब्स्ट्रैक्शन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स आर इजियर टू मेंटेन विद रिड्यूस्ड एरर प्रोपगेशन। मतलब देखो फंक्शन इंडिपेंडेंस कैसा है, आपने 2 फंक्शंस बनाए, ये दोनों फंक्शंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वे में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब ऐसा मत समझना कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हुए, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे तो आप इसको सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते, आप इसको पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते। करेक्ट। एक लेवल पे इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। अब जैसे ये इंडिपेंडेंट होंगे तो आप इस पे परफॉर्म करोगे कोई भी चीजें तो इस पे वो फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस पे कुछ परफॉर्म करोगे तो इस पे वो भी फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, कोहेजन और कपलिंग। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो ये क्या है, मॉड्यूल है, और ये भी क्या है, एक मॉड्यूल है। आप ऐसा डायग्राम पेपर में बना सकते हो। इन 2 मॉड्यूल्स के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, कपलिंग। इन 2 मॉड्यूल्स के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, कपलिंग। मॉड्यूल्स के अंदर मान लो मेंबर्स हैं, क्या है, मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, कोहेजन। क्या एग्जिस्ट करता है, कोहेजन। करेक्ट। कोहेजन अगर हाई है ना, कोहेजन अगर आए है, क्या है, हाई है, तो इट इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर कपलिंग हाई है तो नॉट गुड। मतलब इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होने चाहिए, याद आया, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, और मेंबर्स जो मॉड्यूल के अंदर हैं वो आपस में हाईली कोरिलेटेड होने चाहिए,
हाईली कोरिलेटेड रहेंगे तो उसका फायदा क्या है, आप एक ही मॉड्यूल में मल्टीपल चीजें करा सकते हो, आप एक ही मॉड्यूल में मल्टीपल चीजें करा सकते हो। और उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि आपके मेंबर्स अगर क्लोजली कपल्ड हैं, कपल नहीं बोलेंगे, अगर क्लोजली कोहेजन है उनमें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप आपस में बहुत अच्छे से काम करा सकते हो इन अ मॉड्यूल, इन अ मॉड्यूल। करेक्ट, ये देखो मैंने वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक होता है रिफाइनमेंट, एक होता है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट मतलब इन दिस वी डेवलप द सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स प्रोग्रेसिवली। मतलब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया P1, ठीक है, अब इसमें आप कुछ चेंजेस करोगे, कुछ मोर कंपोनेंट्स ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल प्लस कंपोनेंट्स किया, प्लस कंपोनेंट्स किया तो एक प्रोजेक्ट बनेगा P2। सो दिस इज प्रोग्रेसिव, दिस इज प्रोग्रेसिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में पूरा सॉफ्टवेयर बनाने को बैठ रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। वी आर बिल्डिंग स्मॉल स्मॉल वर्जन सो दैट वी कैन सम अप ऑल ऑफ देम टू बिल्ड द फाइनल वर्जन। करेक्ट, दिस इज व्हाट इज नोन एज रिफाइनमेंट। नाउ वी कम टू रीफैक्टरिंग। देखो पेपर में रिफाइनमेंट और रीफैक्टरिंग का डिफरेंस आ सकता है, आ सकता है, पढ़ लेना टैबुलर वाला। करेक्ट, it is a reorganization technique that simplifies the design of a component without changing its function or behavior, without changing its function or behavior। मतलब रीफैक्टरिंग देखो ऐसा है, आपने सुना है कोड रीफैक्टर करना, मतलब कोड को थोड़ा सा बेटर बनाओ, कोड को थोड़ा सा बेटर बनाओ, लेकिन जो उसका काम है वो खराब नहीं होना चाहिए। कोड को आप थोड़ा सा बेटर बनाओ लेकिन उसका जो काम है वो खराब नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा समझ लो, आप ऐसा समझ लो कि आपकी जो कार है, ठीक है, आपकी कार है, आपने उसको कस्टमाइज करने के लिए दिया, तो कस्टमाइजेशन में क्या होना चाहिए ना कि वो चलनी चाहिए, कस्टमाइजेशन में क्या होना चाहिए, वो चलनी चाहिए प्रॉपरली जैसे पहले चल रही थी, लेकिन दिखने में बहुत क्लास दिखनी चाहिए। समझा, दिखने में बहुत ही क्लास दिखनी चाहिए, समझा। दिस इज व्हाट इज नोन एज रिफैक्टरिंग, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम सच दैट इट डजंट अफेक्ट द एक्सटर्नल बिहेवियर। दैट्स इट, खत्म। अब आगे आते हैं हम किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ रीफैक्टरिंग पे। ठीक है, रीफैक्टरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इंप्रूव्स कोड रीडेबिलिटी, कोड इंप्रूव हो जाता है, कोड अच्छा दिखने लगता है। एनहांसेस कोलैबोरेशन, आप बेटर तरीके से कोलैब कर सकते हो अगर आपका कोड अच्छा दिख रहा है तो, समझ रहे हो ना, अगर आपका कोड अच्छा दिख रहा है, आपका कोड रीडेबल है प्रॉपरली, तो बाकी लोग भी रीड कर पाएंगे, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू इंप्रूव योर सॉफ्टवेयर। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने। फैसिलिटेट्स टेस्टिंग, अगर आपका कोड अच्छा है तो आप उस पर टेस्टिंग बेटर वे में परफॉर्म कर पाओगे। याद आया, टेस्टिंग के कुछ क्राइटेरियाज होते थे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क प्रोजेक्शन, ये सब चीज़ें। नहीं नहीं, टेस्टिंग के कुछ कुछ क्राइटेरिया होते थे जिसमें आप टेस्ट केसेस बिल्ड करते थे, रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करते थे, टेस्टिंग लाइफ साइकिल। अभी याद आया, मुझे भी याद आया। ठीक है, एनहांसेस मेंटेनेबिलिटी, आप बेटर तरीके से उसको मेंटेन कर पाओगे, टाइम कम लगेगा, डाउन टाइम उसका बहुत ही कम रहेगा। जैसे मान लो आपका एयरटेल का राउटर है, आपका एयरटेल का राउटर है, अब उसको आपने बहुत अच्छे से रीफैक्टर कराया, उसका कोड एवरीथिंग इज प्रॉपरली डन, जिसकी वजह से उसका डाउन टाइम बहुत ही कम हो जाता है, आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करा सकते हो। ठीक है, अब उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो आपके कोड की है, जो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो कम भी हो जाता है, वो कम भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किस पे, अभी बहुत कुछ बचा है, अभी बहुत कुछ बचा है, डिजाइन क्लासेस पे। देखो अब डिजाइन क्लासेस समझाता हूं मैं क्या है। ये क्या है, आपका ओवरऑल डिजाइन है, ये क्या है, आपका ओवरऑल डिजाइन है। ठीक है, अब इस डिजाइन को ना मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, डिजाइन क्लासेस, डिजाइन क्लासेस। These all are elements of design itself. If you combine all these design classes, then you get the final design. ठीक है, these design classes might have different domain. मतलब इन डिजाइन क्लासेस का डोमेन अलग अलग हो सकता है, एक डेटाबेस से रिलेटेड हो सकता है, एक कोडिंग से रिलेटेड, कोडिंग में भी बैकएंड से रिलेटेड हो सकता है, एक फ्रंट एंड से रिलेटेड हो सकता है, एक टेस्टिंग से रिलेटेड हो सकता है, एक बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकता है। तो टोटल 5 डिजाइन क्लासेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपने इन सबको जोड़ा तो आपको फाइनल डिजाइन बन के मिलेगा। समझा, ये आपको अगर आप डेटाबेस डीएसए से रिलेट कराओ ना, तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी है। मतलब पूरा डिजाइन एक साथ नहीं बना सकते ना, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर उस पर डिजाइन पे काम करो। करेक्ट, आगे आते हैं। डिजाइन क्लासेस आर डिफाइंड एज द क्लासेस दैट डिस्क्राइब सम एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम डोमेन, फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। वही चीज मैंने बोली है, थोड़ा सा इंग्लिश ऐड कर दिया है।
जो मैंने बोला आप वो भी लिखोगे तो इट्स वेल एंड गुड, इट्स करेक्ट, डोंट वरी। इसका गोल क्या है? डिज़ाइन को रिफाइन करना। रिफाइन हो रहा है ना? अगर आप इंडिपेंडेंटली सब पे वर्क करोगे, इंडिपेंडेंटली डोमेन पे अगर आप वर्क करोगे तो आपका डिज़ाइन बेटर हो जाएगा। क्रिएट न्यू सेट ऑफ क्लासेस फॉर इंप्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। यू कैन क्रिएट मच मोर क्लासेस। आप और हायरार्की उसमें बिल्ड करा सकते हो, करेक्ट। उससे आपका सॉफ्टवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ क्लासेस, कुछ कुछ डिज़ाइन क्लासेस मैंने बनाई है। यूज़र इंटरफेस क्लास देखो, यूज़र इंटरफेस क्लास देखो, आपको पता ही चल रहा होगा, यूआई जिसमें बिल्ड करते हैं, जिसमें हम यूआई बिल्ड करते हैं। देखो, डिफाइंस ऑल द एब्स्ट्रैक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। मतलब सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स, एवरीथिंग बी डिफाइंड इन दिस डिज़ाइन क्लास, इन दिस डिज़ाइन क्लास, जो रिलेटेड है किससे? कंप्यूटर इंटरफेस से, करेक्ट। नाउ वी कम टू बिजनेस डोमेन क्लास। इसमें सारे एट्रीब्यूट, सारे सर्विसेज, सब कुछ, एवरी पैरामीटर वी डिफाइन रिलेटेड टू द बिजनेस डोमेन ऑफ आर प्रोजेक्ट। जो बिजनेस वाला पार्ट है ना हमारे प्रोजेक्ट का, इसमें वो सारे डिजाइन के पैटर्न्स, एट्रीब्यूट, सर्विसेज एंड एवरीथिंग गोस, करेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस डोमेन क्लास, बिजनेस डोमेन क्लास। नाउ वी कम टू प्रोसेस क्लास। प्रोसेस क्लास क्या है? प्रोसेस क्लास आप नाम से सोचो, जिसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो, जो आपके पूरे प्रोजेक्ट में प्रोसेसेस होंगे ना, वो इस डिजाइन क्लास में आ जाएंगे। देखो लिखा भी है, प्रोसेस क्लास एनकैप्सुलेट द लॉजिक ऑफ ऑल द प्रोसेसेस और वर्क फ्लोज इन द सिस्टम। अच्छा, मेरा डेटाबेस है, मेरा बैकएंड है, बैकएंड डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा, डेटाबेस बैकएंड से इंटरैक्ट करेगा। दिस इज अ वर्क फ्लो, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज इनकैप्सुलेटेड इनसाइड द प्रोसेस क्लास, करेक्ट। Similarly for front end and back end, front end will interact with the back end and back end will also interact with the front end. This is also a workflow and this will also be integrated in the process class, correct. So let's proceed. Persistent class. देखो persistent, अब word समझो पहले क्या है। persistent मतलब which stays, जो लंबे अरसे तक रहे, is known as persistent. आप आगे जब थर्ड ईयर में आओगे, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो थर्ड ईयर में जब आएंगे तो उनको सीएन में पता चलेगा परसिस्टेंट एचटीटीपी और नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी, ठीक है। ये वही वाला परसिस्टेंट है। अब इसमें क्या है, ये डिफाइन करते हैं डेटा को, ये डिफाइन करते हैं डेटा को जो स्टोर होगा किसी परसिस्टेंट डेटा स्टोर में, जैसे डेटाबेस में। अब देखो डेटाबेस में आपने कोई चीज स्टोर करा दिया तो लंबे अरसे तक उसमें रह सकता है कि नहीं? आप मुझे बताओ। मैंने कोई एक डेटाबेस बनाया और उसमें अपना डेटा स्टोर कराया। अब उसमें वो डेटा लंबे अरसे तक रह सकता है ना, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज परसिस्टेंट क्लास। इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ वी कम टू सिस्टम क्लास। सारे कंट्रोल फंक्शन, सारे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के जो एस्पेक्ट्स और की पॉइंट्स रहते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। आगे आते हैं किस पे हम? डिजाइन मॉडल पे। देखो कभी भी आप डिजाइन प्रोसेस परफॉर्म करते हो ना, तो आप एक ओवरऑल मॉडल बिल्ड करते हो, जिसमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहते हैं, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, जो कि हाई टू लो वेरी करता है, अब यहां पे वही चीज लिखी है कि हम अपने डेटाबेस को दो डायमेंशंस में, जो हमारा जो डिजाइन मॉडल है उसको दो डायमेंशन में ब्रेक कर सकते हैं, दो लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, विच इज हाई लेवल एंड लो लेवल, ठीक है। दिस डेटा रिप्रेजेंटेड एट डेटा डिजाइन लेवल इज रिफाइंड ग्रेजुअली फॉर इंप्लीमेंटिंग द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ठीक है। अब ये देखो एक आर्किटेक्चर है उसका, डिजाइन मॉडल, ये एक डिजाइन मॉडल है। आपको ये याद नहीं भी रह रहे ना, इट्स ओके, सबके दो दो याद कर लो, या सबका एक भी याद किया ना तो इट्स वेल एंड गुड। ये एरो देख लो, देखो ये हाई एब्स्ट्रैक्टेड है, ये हाईली एब्स्ट्रैक्टेड है, फिर ये कन्वर्ट किस में होता है? लो एब्स्ट्रैक्शन में। और अपने अपने एलिमेंट्स, अपने अपने कंपोनेंट्स, अपनी अपनी चीजें एब्स्ट्रैक्शन में वेरी करवा देते हैं, ठीक है। देखो डिजाइन मॉडल में क्या होता है, जो हमारा एनालिसिस मॉडल है वो कन्वर्ट होता है किसमें? डिजाइन मॉडल में। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? आपने एनालाइज किया होगा, आप याद करो स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपने कुछ कुछ चीजें एनालिसिस किया, ये किया, फिर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो डिजाइन मॉडल्स में, करेक्ट। दिस इज व्हाट इज नोन एज डिजाइन मॉडल। अब इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आर्किटेक्चर डिजाइन एलिमेंट्स, ये ओवरऑल लेआउट, जैसे आर्किटेक्चर डिजाइन एलिमेंट से ही पता चल रहा है, जिसमें पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन हो, वो सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे वही सब चीजें लिखी हैं। अब आप उसको बिल्ड कैसे कर सकते हो? डेटा फ्लो मॉडल। डेटा फ्लो मॉडल क्या होता है? ये बताता है कि आपका डेटा कैसे फ्लो करना है। डेटा फ्लो मॉडल क्या बताता है?
कि आपका डेटा कैसे फ्लो करेगा। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन, मतलब आप कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो, उसका एक डोमेन होगा, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं ये चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता हूँ। करेक्ट, समझा होगा। आर्किटेक्चरल पैटर्न्स एंड स्टाइल्स, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स एंड स्टाइल्स, ये भी समझ गया होगा। मतलब जो आर्किटेक्चर का पैटर्न होता है या स्टाइल्स होते हैं, ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर आप बनाते हो, तो वो इसमें डिफाइन है। ठीक है, नाउ कम्स द इंटरफेस डिजाइन कंपोनेंट। 3 टाइप के इंटरफेस होते हैं, यूजर इंटरफेस, एक्सटर्नल इंटरफेस और इंटरनल इंटरफेस। देखो यूजर इंटरफेस क्या है, GUI, यूजर इंटरफेस इज GUI। अब एक्सटर्नल इंटरफेस क्या है, जो एक्सटर्नली हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेस करता है, एक्सटर्नली एक्सेस बाय सॉफ्टवेयर, जैसे नेटवर्किंग। ये देखो, आप नेटवर्किंग उसमें प्री डिफाइन नहीं करते हो, नेटवर्किंग इस प्री डिफाइन नहीं होती आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में, आप उसको एक्सेस करते हो, आप उसको एक्सेस करते हो। दिस इज एक्सटर्नल इंटरफेस। नाउ कम्स द इंटरनल इंटरफेस। इंटरनल इंटरफेस मतलब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंटरफेस प्रेजेंट है, मतलब अच्छा 2 मॉड्यूल्स बनाए हैं, ये 2 मॉड्यूल्स आपस में ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसे ऐसे ये डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ से डेटा उस क्लास में कॉपी हो रहा है, उस क्लास का डेटा इस क्लास में आ रहा है, इस डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ें लिखी। 2 क्लासेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय ऑपरेशंस और बाय पासिंग मैसेजेस। करेक्ट, क्लियर। आगे आते हैं component level design elements, component level design elements, the component level design element describe the internal details of the component। ठीक है, आपका पूरा प्रोजेक्ट है, आपने उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है। ठीक है, इनके अंदर कुछ डिटेल्स होंगी, सम डिटेल्स, ये उस पे फोकस करता है। अच्छा, डिटेल्स किस टाइप की, जैसे टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, type of information and everything else you can visualize। correct, आगे आते हैं deployment level design elements। मतलब ये क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर का फंक्शनिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसा होगा, ये उसमें कंसीडर होता है। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बना, देखो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में, ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर आपने बनाया है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब मोबाइल भी वर्क करवा सकता है और क्लाइंट भी वर्क करवा सकता है, मतलब पीसी भी वर्क करवा सकता है। तो वो कैसे वर्क करा रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये इसमें डिफाइन किया हुआ है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, आगे आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मैंने अभी आपको बताया था, इट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर में आप सब कुछ डिफाइन कर रहे होते हो, ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अच्छा ऐसे ऐसे हम एक आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं। ये देखो, आप वो पॉइंट्स पढ़ लेना, आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। ये देखो, मैंने एक छोटा सा आर्किटेक्चर बनाया, एक अटेंडेंस एप्लीकेशन का। स्टूडेंट क्या करेगा, यूआई से इंटरेक्ट करके क्या करेगा, एनरोलमेंट। ठीक है, और फिर ये यूआई बैकएंड को क्या भेजेगा, एक रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस को क्वेरी करेगा, डेटाबेस को क्वेरी करेगा, और डेटाबेस बैकएंड को क्या भेजेगा, डेटाबेस बैकएंड को क्या भेजेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट भेजेगा। फिर ये बैकएंड यूआई को क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स। एनरोलमेंट या इनपुट बोल लो, और यहाँ पे क्या आएगा, सक्सेस और आउटपुट। तो आपको समझ आ रहा होगा कैसे हो रहा है। स्टूडेंट यूआई से इंटरेक्ट कर रहा है, यूआई बैकएंड से इंटरेक्ट कर रहा है, बैकएंड डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, फिर डेटाबेस बैकएंड से वापस, बैकएंड से यूआई, यूआई से फिर से स्टूडेंट। करेक्ट, दिस इज व्हाट इज नोन एज एन आर्किटेक्चर। करेक्ट, लेट्स कम फर्दर। ये होते हैं कुछ आर्किटेक्चर स्टाइल्स। देखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो उसमें आप अपने हिसाब से आपका आर्किटेक्चर डिफाइन कर सकते हो, लेकिन देयर आर प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स विच यू शुड फॉलो। क्यों, क्योंकि उनका सपोर्ट बेटर है। दे आर प्री डिफाइंड, दे हैव प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, दे आर बेटर। करेक्ट, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन आप अगर ये सब यूज करोगे तो दे आर मच बेटर। करेक्ट, अब इसमें देखो कुछ टाइप्स हैं, मैं पढ़ देता हूँ। डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल, ये पॉइंट्स आप रहने दो, डायग्राम देखो। इसमें क्या होता है ना, सेंटर में एक डेटा स्टोर रहता है, सेंटर में एक डेटा स्टोर रहता है, और उससे सारे क्लाइंट्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे सारे क्लाइंट्स इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझा आपको। अब इसका आप समझ लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लो, इसका आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है पता है, आपका वाईफाई का राउटर।
सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपका वाईफाई का राउटर। आपके पास मान लो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है, आपने लगाया है, दैट इज द डेटा सेंटर। अब उससे जो जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, दोज आर क्लाइंट्स, दोज आर क्लाइंट्स, और दोज आर द सॉफ्टवेयर, और दोज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है कि अगर आपने दूसरा कोई क्लाइंट डिस्कनेक्ट कराया, ठीक है, जैसे मान लो मेरे रूममेट्स हैं, हम 3 लोग बैठे हैं, हमने तीनों ने कनेक्ट किया और कोई एक डिस्कनेक्ट हो गया, तो बाकी दो को उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी दो को फर्क नहीं पड़ेगा। इन केस वो तीसरा फिर से कनेक्ट हुआ तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे स्पीड का फर्क पड़ेगा, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल टोपोलॉजी, ओवरऑल डिजाइन की बात कर रहा हूं। क्या हमारे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना, स्पीड की बात रहने दो। ठीक है, आगे आते हैं किस पे, डेटा फ्लो पे। देखो डेटा फ्लो में क्या होता है ना कि आप डेटा जब भेजते हो, ये देखो, ये आप ऐसा समझ लो, डेटा फ्लो इज नथिंग लाइक अ पाइपलाइन सिस्टम, पाइपलाइन सिस्टम, और आई कैन से वाटर प्लांट सिस्टम। मतलब क्या होता है, आप गंदा पानी भेजे, आप गंदा पानी भेजे, फिर वो मान लो सेगमेंटेशन प्रोसेस में जाता है, वहाँ पे उसमें से जो गंदगी रहती है, जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, वो हटाई जाती हैं, फिर उसको एरेटर में डालते हैं, एरेटर में जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करता है और फिर उसको साफ करता है ना, आपके केमिस्ट्री में था ये फर्स्ट ईयर में। फिर उसके आगे हम उसको बबलिंग में डालते हैं, जिसमें और जो इम्प्योरिटीज़ रहती है वो हटती हैं, फिर उसको हीट करते हैं ताकि और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हटे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लो, देन वी गेट द फ्रेश वाटर। सो ये जो कंपोनेंट्स देख रहे हो ना, दीज आर नोन एज फिल्टर, दीज आर नोन एज फिल्टर। समझ रहे हो, ये एरेटर, ये सेगमेंटेशन, एवरीथिंग आर फिल्टर्स। और ये जो कनेक्ट है ना आपस में, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? ऑब्वियसली पाइप से कनेक्ट होते हैं। डेटा पानी है ना, डेटा पानी है। अब आप ऐसा नहीं भी बनाओगे डायग्राम तो इट्स ओके, आप अपने हिसाब से एक सिंपल 2 फिल्टर बना लो, 2 फिल्टर ऐसे बना लो, ऐसे फिल्टर बना लो आपस में, यहाँ पे एक और ऐसे फिल्टर दे दो, ऐसे कुछ भी एक फिल्टर बना लो, और एक फाइनल फिल्टर देके यहाँ से ऐसे आउटपुट दिखा दो, ऐसा कुछ बना लो, डजेंट मैटर, इट्स ओके, ये भी सही है। ठीक है, ये एक बेसिक सा डायग्राम था आपके बुक में, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। आई होप समझा होगा क्या है कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर मतलब इसमें क्या है कि आपने फंक्शन बनाए, आपने फंक्शंस बनाए, ठीक है, उन फंक्शंस ने क्या किया, कुछ वैल्यू रिटर्न की, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब आप इन फंक्शंस को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। दीज आर नोन एज कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, दिस इज नोन एज कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। अब इसमें 2 चीजें, एक है मेन प्रोग्राम एंड सेकेंड वन इज रिमोट प्रोसीजर कॉल आर्किटेक्चर। देखो मेन प्रोग्राम समझाता हूं। मेन प्रोग्राम, आपको सीपीपी फाइल याद है, आपकी सीपीपी फाइल, मैं उसमें क्या करता हूं, मेन बनाता हूं, ये देखो इंट मेन, इंट मेन बनाया। ठीक है, अब उसमें मैंने 2 फंक्शंस ऑल कॉल किए हैं, कौन से, func1 और func2। ठीक है, अब जब मैं func1 में आया, func1 में आया तो मैंने उसमें किसको कॉल किया है, x को, और जब मैं func2 में आया तो उस, सपोज मान लो मैंने और y को भी कॉल किया हुआ है, तो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मेन func1 func2 और func1 किसको कॉल कर रहा है, x को, और ये y को। तो ये क्या है, मेन प्रोग्राम है, एंड दीज ऑल आर सब प्रोग्राम्स, दीज ऑल आर सब प्रोग्राम्स। अब आप ये डायग्राम 101% बना सकते हो, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आप ऐसे एग्जाम्पल लो, ऐसे ही एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, समझा? आगे आते हैं, आगे आते हैं किस पे, नेक्स्ट वाले आर्किटेक्चर पे, विच इज, अब रिमोट प्रोसीजर में क्या होता है ना कि ये देखो, ये जो फंक्शंस func1 और func2 है ना, ये अलग अलग कंप्यूटर्स पे रहते हैं, एक ही कंप्यूटर पे एग्जिस्ट नहीं करते। और ये कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड रहते हैं, थ्रू नेटवर्क, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। रिमोट कॉल प्रोसीजर मतलब रिमोटली एक्सेस करना। आपने एनी डेस्क का नाम सुना होगा ना, या ऐसा सुना होगा आप किसी कॉल सपोर्ट को कॉल करते हो तो आपका पीसी कंट्रोल कर पाता है, तो ये रिमोट कॉल प्रोसीजर की मदद से ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। लेयर्ड आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आप डिफरेंट लेयर्स डिफाइन कर देते हो आपके आर्किटेक्चर में। आप क्या डिफाइन कर देते हो, डिफरेंट लेयर्स, हर लेयर का अपना अपना काम,
हर लेयर का अपना अपना काम, वो अपना अपना काम परफॉर्म करेगा। देखो एक लेयर आर्किटेक्चर का यहाँ पे एग्जांपल है। पहला लेयर यूजर इंटरफेस लेयर, जो यूजर इंटरफेस का काम देखेगा, फिर एप्लीकेशन लेयर, फिर यूटिलिटी लेयर और फिर कोर लेयर। और इनमें जो छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस बने ना, दीज आर कंपोनेंट्स विच आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस। ठीक है, अब आप ये सारे लेयर्स पढ़ लो, याद कर लो। एप्लीकेशन बाहर वाला यूआई लेयर, एप्लीकेशन लेयर, यूटिलिटी लेयर, कोर लेयर, और इनमें कंपोनेंट्स दिखा के अब आप खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो। एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, मेन एप्लीकेशन जो हमारा है, जो उसके फंक्शंस हैं वो डिफाइन रहेंगे। यूटिलिटी लेयर में क्या रहेगा, जो यूटिलिटी फंक्शंस हैं जैसे एपीआई एक्सेसिंग, डेटाबेस से वर्किंग, ये सब चीज़ें। कोर लेयर में क्या होगा, जो एक्चुअल कोर वर्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके प्रोजेक्ट का, वो उसमें स्टोर्ड रहेगा। अब आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका कोर क्या है। सपोज अटेंडेंस में क्या होगा, अटेंडेंस लेना इज द कोर वर्क, अटेंडेंस लेना इज द कोर वर्क। आपके बैंकिंग में क्या होगा, आपके एटीएम में क्या होगा, पैसा, पैसा इज द कोर वर्क, पैसा इन एंड आउट इज कोर वर्क। करेक्ट, समझा होगा। अब ये देखो, एक है कौन सा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या रहता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने ऐसे 4 क्लासेस बनाए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। अब हर क्लास का अपना एट्रीब्यूट होगा, और आई कैन से जिन्होंने ऊफ पढ़ा है उनके लिए डेटा मेंबर्स होगा, डेटा मेंबर्स होगा, और ऑपरेशंस की जगह मैं बोल देता हूं क्या होगा, मेथड्स होगा, मेथड्स होगा। अब वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं वाया मैसेजेस। अब मैसेज कैसे होंगे, वो पैरामीटर पासिंग के थ्रू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग याद है, कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो अपने अपने क्लासेस का, और वहाँ से पैरामीटर पास करके मैसेजेस इंटरेक्ट करा सकते हो। करेक्ट, क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं हम। ये ओवरऑल सर्कुलर डिजाइन है। ठीक है, ठीक है गाइस, ये यूनिट इतना ही था। थोड़ा सा लेंदी यूनिट, थोड़ा सा लेंदी वीडियो, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड, समझ सकता हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा पहुँचने वाले हम, 15 मिनट कम है, लेकिन इट्स ओके गाइस। आप ये वन शॉट देखिए, और एक बार प्लीज़ इस यूनिट के लिए आप बुक पढ़ लीजिएगा। आई एम वेरी श्योर आपको समझ आ जाएगा। टेक्निकली पढ़ लेना, टेक नॉलेज नहीं पढ़ पाए तो टेक्निकली पढ़ लेना। आई एम वेरी श्योर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। यूनिट नंबर 3 कल आएगा शाम के टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।